और देखिए, ऑल इंडिया सर्विस से जुड़ी हुई बातें हैं। इन सेवाओं के सदस्य संयुक्त रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं। चूंकि दोनों में सेवाएं देनी हैं, तो कंट्रोल भी दोनों के द्वारा किया जाता है इन सेवाओं के अधिकारियों के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंट्रोल होता है। अंतिम नियंत्रण केंद्र का होगा, हाँ, लेकिन तात्कालिक नियंत्रण राज्य का होगा। अंतिम नियंत्रण मतलब फाइनली नौकरी से निकालना है तो केंद्र, तात्कालिक नियंत्रण मतलब ट्रांसफर करना है, निलंबन करना है तो राज्य। तो लिखा है कि राज्य सरकारों द्वारा इनका निलंबन संभव है, किंतु बर्खास्त करने की शक्ति राज्यों के पास नहीं है। आर्टिकल 311 में लिखा है कि जो नियुक्त करेगा हटाएगा वही। ऑल इंडिया सर्विस को नियुक्त प्रेसिडेंट ने किया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हटाने की शक्ति भी प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। राज्य सरकारें नहीं हटा सकती नौकरी से। हाँ, लेकिन निलंबन कर सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं, तो राज्य सरकारों का भी अच्छा कंट्रोल है। तात्कालिक उपाय तो यही है, डरा धमका के कि देखो तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐसी डंप पोस्ट पे भेज देंगे कि जहां बस केवल क्लर्क वाला ऑफिशियल काम रह जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में डीएम नहीं बनाएंगे और किसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे नहीं भेजेंगे, सचिवालय में बिठा देंगे, बस केवल क्लरिकल काम करो 9 से 6 वाला सचिवालय में बैठ के। या डिस्ट्रिक्ट में भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं कि जहाँ जान माल की अपनी दिक्कत है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार के पास उपाय हैं। और केंद्र के पास तो कह रहे हैं फाइनली नौकरी से हटाने की शक्ति केंद्र के पास है, कैडर चेंज करने की शक्ति केंद्र के पास है। ये ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के सामने एक बहुत बड़ा द्वंद्व भी हो जाता है, एक दुविधा भी हो जाती है। राज्य सरकार को भी खुश रखना है, केंद्र सरकार को भी खुश रखना है। अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट है तब ज़्यादा दिक्कत है। आजकल देखिए कि कई राज्यों में केंद्र की विरोधी पार्टी है, और आजकल अब जो पॉलिटिक्स हमारे देश की हो गई है कि एकदम 36 का आंकड़ा, बिल्कुल तलवारें लेके खड़ी हैं राज्य सरकारें केंद्र के खिलाफ। जहाँ विरोधी पार्टियाँ हैं, वो चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़, पंजाब हो, राजस्थान हो, तो अब वो समन्वय सौहार्द तो रह ही नहीं गया है देखने के लिए। तो और ज़्यादा इनके सामने दुविधा होगी कि कैसे दोनों को खुश करें। जो नाराज़ हो जाएगा उसी के पास इतनी पावर तो है ही कि वो सोच रहे तो परेशान तो कर ही देगा। अखिल भारतीय सेवा नियम, ऑल इंडिया सर्विस लॉ जो बनाया है हमने, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के 33% या 1/3 पदों पर भर्ती प्रमोशन के द्वारा होगी। 2/3 डायरेक्ट भर्ती जो यूपीएससी के थ्रू होती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए, और 1/3 जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या स्टेट पुलिस सर्विस के लोग हैं उनके प्रमोशन के माध्यम से। एक बात और, जो जैसा पूछा भी अभी संतोष ने, लिखा है कि इन पदों पर भर्ती राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों द्वारा चयन समिति की अनुशंसाओं पर होती है। 1/3 जो राज्य से प्रमोट होने हैं वो कैसे होंगे, तो एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, चयन समिति। वो ये देखती है कि राज्य सेवा के किन अधिकारियों को हमें आईएएस, आईपीएस में प्रमोट करना है, नहीं करना है।
और आईएएस आईपीएस का प्रमोशन तो फिर यूपीएससी करेगा उसकी सलाह से। इवन स्टेट सर्विस के लोगों को हमें आईएएस आईपीएस में प्रमोट करना है तो उसमें भी सिलेक्शन कमेटी बनेगी। और देखिए आप नीचे लिखा है कि वो कमेटी इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी और समिति के जो चेयरपर्सन होंगे वो यूपीएससी के अध्यक्ष या कोई सदस्य होंगे। तो हमें स्टेट सर्विस से प्रमोशन चाहिए है, करना है तो उसमें भी यूपीएससी की सहमति जरूरी है। और आईएएस आईपीएस का प्रमोशन करना है तो उसमें भी यूपीएससी का परामर्श आवश्यक होता है। तो ये ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रोविज़न है जो हमें जानने चाहिए। ऑल इंडिया सर्विस का औचित्य क्या है, क्यों स्वतंत्रता के बाद इन सेवाओं को हमने अपने देश में जारी रखा है, ये एक प्रमुख विवाद का मुद्दा है हमारे देश में। इन सेवाओं का औचित्य क्या है, इन सेवाओं के फेवर में भी कई आर्ग्यूमेंट हैं और इन सेवाओं के अगेंस्ट भी कई सारे आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने देश में फेडरल सिस्टम को या संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संघात्मक शासन व्यवस्था की ये विशेषता होती है कि उसमें हम दो लेवल, दो स्तरों पे शासन का संचालन करते हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल हमारे देश में है। देखिए दोनों की अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं, दोनों के बीच में हम डिवीजन ऑफ पावर या शक्तियों का विभाजन करते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, उसके माध्यम से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर किया है। और फिर आर्टिकल 309 में दोनों के लिए दो अलग अलग सर्विस भी बना दी हैं, सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस। तो फिर अब स्वाभाविक सी बात है कि इस बात पर विवाद हुआ कि फिर हमें ऑल इंडिया सर्विस की क्या जरूरत है। दो सरकारें, दोनों के लिए अलग अलग सेवाएं, अपना अपना काम करें। अब ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या करेंगी? नियुक्ति केंद्र करेगा, सेवा राज्य में देंगी, बिना बात के विवाद का मुद्दा बनेंगी। और हैं आज भी हैं विवाद का मुद्दा, हमेशा से होते रहे हैं विवाद। संविधान बनते समय यही सब डाउट्स थे, तो लगा कि इनको हम अब कंटिन्यू करें भी या नहीं करें। तो पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं कि क्यों हमने इन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, या इवन क्यों इन्हें हम आज तक बनाए हुए हैं। और टाइम टू टाइम नई ऑल इंडिया सर्विस के गठन की भी डिमांड्स होती रहती है। लेकिन इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्यों इनको संविधान में शामिल नहीं करना चाहिए था उस समय, और या क्यों अभी भी इनकी जरूरत नहीं है, अभी भी हम हटा दें, इनको खत्म करें। कई राज्य इस तरह की डिमांड करते हैं, कई कमेटीज ने इस तरह की रिकमेंडेशन की हैं। 1969 में राजमन्नार कमेटी बनाई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, उसने कहा कि ऑल इंडिया सर्विस को खत्म कर दीजिए। यूपी के सीएम रहे अखिलेश यादव, एक समय उन्होंने कहा कि केंद्र से आप सारे ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी बुला लीजिए, हम बिना इनके काम चला लेंगे, हमें नहीं है जरूरत। बंगाल में हो ही रहे हैं विवाद, आए दिन इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो क्या है ये पूरा मुद्दा? अखिल भारतीय सेवाओं का औचित्य क्या है? यहाँ स्क्रीन पे कुछ पक्ष में तर्क दिख रहे हैं आपको, और फिर इसके बाद विपक्ष में तर्क होंगे। पक्ष में तर्क देखें, बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला है प्रभावी नियंत्रण और दूसरा है समन्वयकर्ता की भूमिका।
चूंकि केंद्र सरकार नियुक्ति कर रही है, हटाने की शक्ति केंद्र के पास है, तो केंद्र सरकार इन सर्विसेज के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है, उसके कामों का सुपरविजन कर सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति ही है। नियुक्ति केंद्र ने की, सर्विस स्टेट में देंगे, आना जाना लगा रहेगा, तो ये दोनों के बीच में चेन या कड़ी का काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाते हैं। केंद्र के विचार स्टेट तक और स्टेट के विचार सेंटर तक पहुंचाते हैं। नीचे के फिर 3-4 पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नीति निर्माण में वास्तविकता, रियलिटी है पॉलिसी मेकिंग में, क्रियान्वयन के प्रति वचनबद्धता, इम्प्लीमेंटेशन में पूरा कमिटमेंट, डेडिकेशन है, दृष्टिकोण में व्यापकता, ब्रॉड व्यू हो जाता है इनका, और देश के प्रशासन में एक रूपता। ये चारों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं। अवधि प्रणाली और कैडर प्रणाली की वजह से हैं ये सब चीजें। जब स्टेट में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर एसपी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ काम है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का, 24/7 ड्यूटी है, स्थानीय लोगों से मिलना जुलना है, वहाँ की लोकल प्रॉब्लम क्या है, लोगों के फीडबैक क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं, वो सब पता है, सारा डेटा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। वही जब दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटरिएट में आते हैं, यहाँ काम पॉलिसी मेकिंग का हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो नॉलेज इकट्ठी हुई है, जो डेटा इकट्ठा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ जब पॉलिसी बनती है ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। बनाना भी खुद ही है, लागू भी खुद ही को करना है जाके या पहले, तो कमिटमेंट होता है, मन में ये सेटिस्फैक्शन होता है कि हम अपनी बनाई पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिल्ली आते हैं तो दूसरे स्टेट के आईएएस आईपीएस के साथ काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ तो हर स्टेट से लोगों को आना जाना है। यहाँ पूरे ऑल इंडिया लेवल के लिए पॉलिसी बनाना है, पूरे देश के लिए काम करना है, तो सोच ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। उसका फ़ायदा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है जब वापस जाते हैं तो। इनके माध्यम से प्रशासन में एक रूपता भी है, क्योंकि देखिए आप, भर्ती एक जैसी है, ट्रेनिंग एक जैसी है, सैलरी एक जैसी हैं, प्लस दिल्ली आके काम कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। तमिलनाडु की कुछ योजनाएं अच्छी हैं, बिहार के आईएएस को पता लगी दिल्ली में, वापस जब बिहार गया तो उसने अपनी सरकार को सुझाव दिया कि तमिलनाडु की फलां योजना बिहार में भी हो। बिहार की चीज़ कर्नाटक पहुंच गई, कर्नाटक की चीज़ गुजरात आ गई, गुजरात की चीज़ कहीं और पहुंच गई। तो इससे भी राज्यों के, पूरे देश के प्रशासन में हमें एक रूपता लाने में मदद मिलती है। अगला देखिए, प्रशासन में कार्यकुशलता, एफिशिएंसी, तो आज भी देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, जिसके माध्यम से इनकी भर्ती होती है। सबसे योग्य और सक्षम लोग आते हैं, सबसे कार्यकुशल होते हैं वो। प्लस ये देश की एकता अखंडता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि सोच इनकी अखिल भारतीय है, काम करने का तरीका वही है, किसी एक स्टेट के रहने वाले हैं, 3-4 साल दिल्ली में कोचिंग करी है, तैयारी करी है, फिर 2 साल मसूरी में ट्रेनिंग करी है, फिर उसके बाद किसी दूसरे स्टेट को जो केडर के रूप में मिला है वहाँ चले गए हैं। तो वैसे ही इनकी सोच इतनी व्यापक हो जाती है, ये अपने राज्य के रह नहीं जाते, पूरे देश के हो जाते हैं। तो एकता अखंडता में भूमिका निभाते हैं। लोकल जो पॉलिटिकल प्रेशर है, उनसे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि इनका राज्य सरकार बस बहुत है तो इतना कर देगी कि ट्रांसफ़र कर देगी कुछ समय के लिए निलंबन। तो अगर ट्रांसफ़र और निलंबन से डरना नहीं है, टेम्परेरी हैं चीज़ें, तो फिर बिंदास अपने सत्ता का प्रयोग करें, काम करें। स्टेट पॉलिटिक्स या लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी के लिए उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में
केंद्र का कंट्रोल जरूरी हो जाता है स्टेट्स के ऊपर, और तब यही मददगार है केंद्र के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो उसी के अधिकारी। तो ये सब पक्ष में तर्क दिए जाते हैं ऑल इंडिया सर्विस के, इन सर्विसेज के, कि क्यों इनको हमें खत्म कर देना चाहिए, बनाना ही नहीं था इन्हें संविधान में, बनाया तो अब दिक्कतें हैं, इनको खत्म कर दें। सबसे पहला तर्क कि ये फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट हैं, संघात्मक शासन के प्रतिकूल हैं। कैसे? तो मैंने बताया आपको, नियुक्ति केंद्र करेगा, सेवा राज्य में देंगे, तो इनके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य के कामों में हस्तक्षेप करेगी। तो कई राज्य सरकारें पसंद नहीं करेंगी इनको। संविधान बनते समय भी यही हमें डाउट था सबसे बड़ा, इसीलिए काफी डिबेट हुआ कि भाई इन्हें हम कैरी करें नहीं करें। इन्हें स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी नहीं हो कि भाई जनरली तो अदर स्टेट के लोग होते हैं, बहुत गिने चुने आईएएस आईपीएस जिन्हें होम स्टेट मिलता है कैडर के रूप में, एकदम टॉप रैंक टॉप लेवल के जो आईएएस हैं, टॉप 10 टॉप 20 50, वो कई बार बहुत सारे, और उसमें कैलकुलेशन होते हैं होम स्टेट अगर मिल जाए कैडर तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर को तो अदर स्टेट में ही कैडर मिलना है, तो उस स्टेट की कोई परिस्थितियां प्रॉब्लम नहीं पता, लोगों से कोई एक जो अपनापन होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि मेहमान बन के गए हैं दूसरे स्टेट। एलिटिज्म या अभिजनवादी दृष्टिकोण होता है, मतलब पैसे वाले लोग ही आते हैं इन सेवाओं में। ट्रेनिंग के दौरान भी इनको एक बहुत अपर क्लास के रूप में डेवलप कर दिया जाता है सोसाइटी के, तो ये आम गरीब ग्रामीण जनता से कट जाते हैं, केवल अपर क्लास के ही बारे में सोचते बात करते हैं भी उसी क्लास के खुद, और प्लस ट्रेनिंग में भी और इनको एकदम ऐसा बना दिया जाता है कि भाई आप तो बहुत अनोखे अलग व्यक्ति हैं, आम आदमी से सीधे बात ही नहीं करना है। राज्य सेवाओं के साथ कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। डिप्टी कलेक्टर होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, कलेक्टर होगा आईएएस, दो अलग अलग सर्विस के लोग हैं, सीनियर जूनियर हैं, सबऑर्डिनेट बॉस हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। आईएएस को ये ईगो है कि कोशिश तो तुमने भी की थी, तुम नहीं बन पाए, हम बन गए, और उसके मन में हीन भावना कि हमने भी 2 बार दी तो थी यूपीएससी की परीक्षा, नहीं हो पाए पास, तो फिर स्टेट सर्विस में आ गए, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता इनके बीच में। उससे जो स्टेट सर्विस के लोग हैं उनके मोराल पे विपरीत असर पड़ता है, डाउन हो जाता है मोराल। स्टेट सर्विस के लोगों को ना उतने प्रमोशन के अवसर, ना उतने वेतन, अच्छी सुविधाएं जितनी की आईएएस को हैं, तो कहीं ना कहीं तो लगता तो है कि देखो बस एक परीक्षा जो हमने भी कोशिश की नहीं कर पाई, ये पास कर गया, तो देखो हमसे कितना आगे निकल गया उस परीक्षा के माध्यम से। हमें अब डिप्टी कलेक्टर को कलेक्टर बनने में कम से कम 15 साल लग जाने, 20 साल, एक परीक्षा का अंतर से 20 साल का अंतर हो गया जिंदगी में। सेम योग्यताएं, लगभग सेम परीक्षा का पैटर्न है, और बस यूपीएससी की पास कर गए तो आईएएस आईपीएस बन गए, नहीं कर पाए स्टेट सर्विस तो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी, मतलब 15 से 18 साल पीछे हो गए आप अपनी लाइफ में। जबकि हमने कहा सेम परीक्षा का पैटर्न, सेम लगभग सिलेबस हो गया, यूपीएससी और यूपीपीसीएस तो एकदम सेम, बाकी स्टेट में भी थोड़ा बहुत अंतर, लेकिन यहाँ देखिए आप कितना अंतर, 20 साल 18 साल का फर्क हो जाना है। तो स्वाभाविक सी बात है स्टेट सर्विस के लोगों का मोरल डाउन होता है। इनके पॉलिटिकल मिसयूज का डर है, वो हमने बताई, स्पेशली अगर अलग अलग पार्टी की सरकार है केंद्र और राज्य में, तब तो फिर कहनी क्या, खींचातानी होगी केंद्र और राज्य की। इनके सामने दिक्कत हो जाएगी, किसकी सुने किसकी नहीं सुने, यहाँ कुआं वहाँ खाई वाली स्थिति। ये औपनिवेशिक शासन की विरासत है, तो इसको लेके भी आलोचना की जाती है। हमने कहा ही जाता है आए दिन अक्सर की आईएएस को मैकाले पुत्र, कटाक्ष के रूप में, सटायर व्यंग के रूप में कहा जाता है मैकाले पुत्र अंग्रेजों का
वंशज, देन है उनकी। और एक दो कमियां देखें या इनके विपक्ष में तर्क देखें कि उत्तरदायित्व तो वचनबद्धता के द्वंद्व की समस्या है, वही अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट कि किसके प्रति कितना अकाउंटेबल हो, किसके प्रति कितना कमिटेड हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जिसको नाराज करेंगे वही इनको परेशान कर देगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा 3 आईपीएस अधिकारियों को लेके। स्टेट गवर्नमेंट अड़ गई तो अभी चलो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, लेकिन 6 महीने में चुनाव होने और अगर सोच के देखें कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस की जगह बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है स्टेट में, तब क्या होगा उन 3 आईपीएस का। बहुत बड़ी समस्या है इनके लिए। सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जाना सभी राज्यों में है, आते कुछ ही राज्यों के लोग हैं इन सेवाओं में। हिंदी बेल्ट में देखें सबसे ज़्यादा यूपी के लोग पास होते हैं सिविल सर्विस में, आईएएस आईपीएस जो भी। पहले बिहार था टॉप पे, अब यूपी टॉप पे हो गया, कुछ थोड़ा बहुत फिर अब बिहार राजस्थान के हो जाएंगे। उसी तरह से साउथ के 3-4 स्टेट हैं, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, मैक्सिमम इन 7-8 स्टेट के लोग ज़्यादा पास होते हैं इन सेवाओं में। जाना लेकिन पूरे देश में। और प्लस देखें कि राज्य सरकारें इन्हें अपने ऊपर एक अनावश्यक फाइनेंशियल बर्डन के रूप में देखती हैं। अपॉइंट केंद्र ने कर दिया, सैलरी डिसाइड केंद्र करेगा, देना राज्य को है। हो हैसियत तब भी, नहीं हो हैसियत देना तो है ही। तो इनके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। हाँ, फाइनली लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज ने पिछले 70-75 साल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की एकता अखंडता हो, चाहे केंद्र राज्य के बीच में बेहतर तालमेल हो, चाहे बेहतर नीतियां बनाना हो, उनको क्रियान्वयन करना हो, इन सेवाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसलिए हम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि नई नई सेवाओं के गठन की डिमांड भी होती रहती है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। तो ये ऑल इंडिया सर्विस से जुड़ी बातें थी। यहाँ लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक हम उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं। क्यों से वो हमने बताए पीछे आपको कि भाई उन्हीं के प्रयासों से शामिल किया गया इन्हें संविधान में। बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य तो जो इनके पक्ष में थे ही नहीं कि अंग्रेजों की याद दिलाएंगी हमें, ये कोई औचित्य नहीं है, फेडरल सिस्टम में दिक्कत ही करेंगी। लेकिन वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही, उनके ही मजबूत जो उन्होंने तर्क दिए इनके सपोर्ट में, उसके बाद ही इन सेवाओं को हमने शामिल किया था। तो उन्हीं को हम अखिल भारतीय सेवाओं के जनक की संज्ञा देते हैं। तो ये ऑल इंडिया सर्विस का टॉपिक है। आज यहीं रोकेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे रोल ऑफ सिविल सर्विस या लोक सेवाओं की भूमिका, स्पेशली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल होता है लोक सेवाओं का। तो आज इतना ही, अगली क्लास में बढ़ाएंगे। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं।